अब ओ जो है ना, ओ वो यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि उसके पास ना तो ए होता है ना ही बी एंटीजन, उसके पास ए बी एंटीजन, उसके पास एंटीजन ए बी नहीं होता। ठीक है, ठीक है जी। तो ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि उसके पास ए बी एंटीजन नहीं होता। अब ए और बी जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ए और बी जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है क्योंकि ए और बी के पास यूनिवर्सल रिसिपिएंट है क्योंकि इसके पास ए और बी दोनों के दोनों एंटीजन होते हैं। देखो भाई, जिसके पास ए और बी एंटीजन ना हो, जिसके पास ए और बी एंटीजन ना हो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। जिसके पास ए और बी एंटीजन हो वो हो जाएगा यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो जाएगा। ठीक है, और ब्लड प्लाज्मा जो होता है ना हमारा, जो ब्लड प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, याद रखना है। ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। देखो एक चीज़ बहुत याद रखनी है कि ओ के पास ना कोई भी एंटीजन नहीं होता, ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, और ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। याद रखना है, ए के पास ना, ए के पास, ए बी के पास एंटीजन तो दोनों होते हैं, ए भी होता है बी भी होता है, दोनों एंटीजन होते हैं, बट कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। ए बी के पास ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं बट कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। और ओ के अंदर भी ओ नेगेटिव जो होता है ना, ओ नेगेटिव, ये यूनिवर्सल डोनर है। ओ के अंदर ओ नेगेटिव होना चाहिए, याद रखना है, ओ नेगेटिव है तो ये यूनिवर्सल डोनर है। ओ नेगेटिव, आर एच फैक्टर इसका नेगेटिव होना चाहिए। अब ओ एच नेगेटिव क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो इसके अंदर एंटीजन नहीं थे ना, ओ के अंदर ना तो इसके अंदर ए एंटीजन है, ना इसके अंदर बी एंटीजन है, ना ही इसके अंदर आर एच एंटीजन है, तो इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है। जिसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होते उसको हम लोग बोलते हैं ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव क्या किसे कहते हैं? जिसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होते, ना ए होता है, ना बी होता है, ना ही आर एच होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होते, इसीलिए हम इसको सेफली हम किसी को भी दे सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि एक मैरिड कपल है, उन्होंने क्या किया है, एक मेल चाइल्ड को अडॉप्ट किया है। ठीक है, कुछ सालों के बाद क्या होता है, उनको ट्विन बच्चे पैदा होते हैं। देखो मैरिड कपल का क्या है, मैरिड कपल में हो सकता है औरत आदमी जो भी है उसमें एक का तो है, एक पार्टनर का ए बी पॉजिटिव है और एक का है ओ नेगेटिव, ये है। अब इन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है, तो ये बीच में जितना भी अपना इंटरमिंगल करेंगे, जो भी करेंगे, इंटरकोर्स करेंगे, तो इनका कैसा ब्लड हो सकता है, ए पॉजिटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है या ओ नेगेटिव, ये तीन ही बन सकते हैं। ठीक है, तो अडॉप्टेड सन का बताने कि जो इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है लड़का, उसका क्या होगा, तो उसका क्या होगा, अब जो इनका जो खुद का बच्चा होगा उसका या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या ओ नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि उनमें से एक का ओ नेगेटिव है। तो अडॉप्टेड का क्या होगा, अडॉप्टेड का ओ पॉजिटिव ही आएगा। अब एक और क्वेश्चन है, उसमें कह रहे हैं कि फादर का जो ब्लड ग्रुप है ना, कह रहे हैं कि फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए, मदर का ब्लड ग्रुप, ये फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का कितना बोल रहे हैं, मदर का बोल रहे हैं ओ, तो बच्चे का क्या होगा, तो बच्चे का होगा ओ, ए प्लस ओ, ओ। ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, फादर का ए है, ठीक है, मदर का क्या है, ओ है, तो कह रहे हैं कि क्या बच्चे का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा, जब बी है ही नहीं यहाँ पे, तो बी कहाँ से टपक के आएगा, बी तो होगा ही नहीं, या तो ए हो सकता है या ओ हो सकता है। वर्नियर, अलेक्जेंडर वर्नियर ने क्या किया था, आर एच सिस्टम, अलेक्जेंडर वर्नियर ने क्या किया था, आर एच सिस्टम किया था, वर्नियर ने क्या किया था, आर एच सिस्टम किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर वर्नियर ने क्या किया था, आर एच सिस्टम किया था। लैंडस्टेन ने ब्लड ग्रुपिंग किया था। अब एक आदमी का, एक और आदमी है, उसका नाम है, उसका नाम है बर्नियर। बर्नियर ने क्या किया है, ए बी और ओ। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा है कि एंटीजन का क्या काम होता है, तो एंटीजन का सिर्फ एक ही काम होता है, क्या, एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करना। एंटीजन का क्या काम होता है, एंटीजन का क्या काम होता है, एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करना। एंटीजन का काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करना। एंटीजन का क्या काम होता है, एंटीजन का काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करना, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करना, ट्रिगर करना इम्यून सिस्टम को, हाँ, इम्यून सिस्टम को
ट्रिगर करना। ओके, एंटीजन का काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करना। एंटीजन का काम क्या होता है? ट्रिगर करना इम्यून सिस्टम को। ठीक है जी, ट्रिगर करना इम्यून सिस्टम को। एंटीबॉडी कैसे फॉर्म होता है? एंटीबॉडी जो है ना कैसे फॉर्म होता है? WBC यानी कि लिम्फोसाइट की उससे। ठीक है जी, देखो लिखा भी हुआ है, देखो एंटीजन इज यूजुअली अ फॉरेन मॉलिक्यूल विच एंटर बॉडी स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। WBC और लिम्फोसाइट इज अ डिजीज फाइटिंग सेल फाउंड इन आवर बॉडी, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन प्लाज्मा सेल। ठीक है जी, WBC और लिम्फोसाइट जो होते हैं ये फाइटिंग सेल होते हैं। WBC और लिम्फोसाइट जो होते हैं ये इन्फेक्शन से बचाते हैं। ठीक है, और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो WBC का क्या काम होता है? WBC का काम होता है इन्फेक्शन से लड़ना, ठीक है, और एंटीबॉडी बनाना, इन्फेक्शन से लड़ना और एंटीबॉडी बनाना। खून गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, क्यों? क्योंकि खून के अंदर प्रोटीन होता है, इस वजह से। ज़्यादा WBC जब हो जाती है ना, ज़्यादा WBC तो ल्यूकीमिया हो जाता है। ल्यूकीमिया क्या होता है? जब ज़्यादा WBC बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? ल्यूकीमिया। ठीक है जी, ल्यूकीमिया हो जाता है जब ज़्यादा WBC बढ़ जाती है। ठीक है, और ये एक तरीके का क्या होता है? एक तरीके का कैंसर होता है। RBC और इरेथ्रोसाइट जो है वो बोन मैरो के अंदर फॉर्म होती है। ओके, RBC और इरेथ्रोसाइट कहाँ फॉर्म होती है? बोन मैरो के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ WBC एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC टेक्स प्लेस इन स्प्लिन। याद रखना है, WBC का फॉर्मेशन होना, WBC का याद रखना है, WBC का फॉर्मेशन और RBC का डिस्ट्रक्शन। WBC का फॉर्मेशन और RBC का डिस्ट्रक्शन ये कहाँ पे होता है? स्प्लिन के अंदर। स्प्लिन के अंदर क्या होता है? स्प्लिन के अंदर हमारा WBC फॉर्म होता है। WBC हमारा फॉर्म होता है, RBC हमारा टूटता है। WBC फॉर्म होता है, RBC टूटता है। कहाँ पे? स्प्लिन के अंदर। स्प्लिन जो है, स्प्लिन वो एक्ट करता है एज अ फिल्टर टू ब्लड। स्प्लिन काम करता है एज अ फिल्टर टू ब्लड। RBC फॉर्म कहाँ पे होती है? RBC फॉर्म होती है बोन मैरो के अंदर। RBC फॉर्म होती है बोन मैरो के अंदर और डिस्ट्रक्शन होता है उनका स्प्लिन के अंदर। स्प्लिन में क्या बनता है? WBC बनता है। और इरेथ्रोसाइट जो होता है ना, अर्थ्रोपोइसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ इरेथ्रोसाइट्स यानी कि RBC। और ये किसकी हेल्प से होता है? तो ये होता है इरेथ्रोपोइटिन क्या होता है? इरेथ्रोपोइटिन जो है ना ये एक हार्मोन है जिसको किडनी सिंथेसाइज करती है। इरेथ्रोपोइटिन क्या है? एक हार्मोन है। इरेथ्रोपोइटिन क्या है? एक हार्मोन है जिसको किडनी सिंथेसाइज करती है। देखो लिम्फोसाइट को कौन प्रोड्यूस करता है? लिम्फोसाइट्स को कौन प्रोड्यूस करता है? तो लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करता है बोन मैरो के अंदर क्या क्या बनता है? लिम्फोसाइट बनता है, RBC बनता है, प्लेटलेट्स बनता है। ठीक है, और लिम्फोसाइट जो है ना वो थाइमस, लिम्फोसाइट्स हमारे बोन मैरो में भी बनते हैं, थाइमस में भी बनते हैं और स्प्लिन में भी बनते हैं। तो याद रखना है, जो WBC सिर्फ स्प्लिन में बने तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बोन मैरो में भी बनते हैं, थाइमस ग्लैंड के अंदर भी बनते हैं। सिर्फ स्प्लिन में बने तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। सिर्फ स्प्लिन में बन रहे हैं तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है, थाइमस में बनते हैं और स्प्लिन में बनते हैं। बोन मैरो में, थाइमस में और स्प्लिन में बनते हैं ये। ग्लूकोज लेवल को हम लोग कैसे वो करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं ग्लूकोज लेवल को? तो ग्लूकोज लेवल को हम एक्सप्लेन करते हैं
मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कैसे? मिलीग्राम, याद रखना है, पर डेसीलीटर, डेसीलीटर पर डेसीलीटर, लीटर नहीं भाई, 10 लीटर। ठीक है, कैसे करते हैं? डेसीलीटर, डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। स्प्लिन जो है ना, स्प्लिन, वो लार्जेस्ट एक लिम्फेटिक ऑर्गन है, सबसे ज़्यादा यहीं पे ही होता है। इसके सिवा कहाँ कहाँ होता है? तो बताया थाइमस में होता है, और कहाँ होता है? और होता है बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में होता है, थाइमस में होता है, और लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है। आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू कॉरोनरी आर्टरी, आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है कहाँ पे? कॉरोनरी आर्टरी के अंदर। थ्रोम्बिन जो है ना, थ्रोम्बिन, वो ब्लड क्लॉटिंग करवाने की काम करता है। थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, और इसमें क्या होता है? फाइब्रोनोजिन से फाइब्रिन बनता है। ठीक है, फाइब्रिनोजिन से फिब्रिन बनता है, याद रखना है। फाइब्रिनोजिन से फिब्रिन बनता है, फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन बनता है। प्लाज्मा के अंदर कितना परसेंट वाटर होता है? तो 90%। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर है। एक ही स्टेटमेंट सही है, देखो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक स्टेटमेंट याद रखनी है कि ब्लड के अंदर ना WBC से ज़्यादा, एक होता है WBC, एक है हमारा ब्लड। तो ब्लड के अंदर ज़्यादा प्लेटलेट है, WBC के अंदर तो कम ही प्लेटलेट होंगी, ब्लड के अंदर ज़्यादा प्लेटलेट्स होती हैं। हमारे खून में ज़्यादा प्लेटलेट होती हैं एज़ कम्पेयर टू WBC। और जो एलम होती है ना, एलम, फिटकड़ी, जब किसी को खून वून निकल जाए तो तुरंत एलम लगा देना चाहिए, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि एलम के अंदर क्या है? एलम के अंदर हाई कोगुलेशन पावर है, एलम के अंदर हाई कोगुलेशन पावर। अल्कोहल को डिटॉक्सीफाई कौन करता है? लीवर। अल्कोहल को लीवर डिटॉक्सीफाई करता है, अल्कोहल को लीवर डिटॉक्सीफाई करता है। ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट करते हैं 1.5 लीटर ऑफ यूरिन, 1.5 लीटर यूरिन इनको निकालना होता है। जो यूरिन के अंदर जो हमारा येलो कलर आता है ना, वो किस वजह से आता है? तो यूरिन की बात है ना, यूरिन की बात है, येलो कलर है, यूरिन की बात है, तो ये यूरोक्रोम की वजह से आता है। यूरिन की बात है ना, क्या बात है? यूरिन के येलो कलर की बात है, किस वजह से आएगा ये? यूरोक्रोम से आता है, यूरोक्रोम से आता है। और ये किडनी क्या करता है? यूरिया को सेपरेट करता है ब्लड से, यूरिया को सेपरेट करता है ब्लड से। एवरेज ब्लड फ्लो कितना होता है? तो किडनी के अंदर से कितना दिन में ब्लड प्योरीफाई करती रहती किडनी हमारी? 1200 से 1500 लीटर ब्लड किडनी हमारी प्योरीफाई। देखो याद रखना है बहुत ध्यान से, रीनल वेस्ट आता किस में? किडनी में आता है आर्टरी से। और बाहर कैसे निकल जाता है? बाहर निकल जाता है वेन से। ये उल्टा दे रखा है, ठीक है। सर ने भी यही लिखा है कि फ़िल्टर होने के बाद ये रीनल वे से किडनी, रीनल, यहाँ पे आर्टरी बैठी है, यहाँ पे वेन बैठी है, ठीक है। तो आर्टरी से आएगा, गंदगी आएगी आर्टरी से, और वेन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। बॉमन कैप्सूल की मदद से रीनल वे, ये जैसे कि हमारी किडनी है ना, ये हमारी किडनी है, तो यहाँ पे बॉमन कैप्सूल की मदद से रीनल वेन के थ्रू सारा का सारा गंद निकल जाता है। अगर किडनी अपना फंक्शन करने से फेल हो गई है तो वहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट भर जाएगा। क्या भर जाएगा? नाइट्रोजनस वेस्ट वहाँ पे भर जाएगा। देखो किडनी का काम होता है कुछ हार्मोन निकालना, ठीक है, कुछ वाटर लेवल को रेगुलेट करना, ठीक है, यूरिया को फिल्टर करना। लेकिन किडनी का ना कहीं पे ये काम नहीं होता कि शुगर लेवल को रेगुलेट करना। शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? पेनक्रियाज का, ठीक है, याद रखना है। शुगर लेवल को रेगुलेट करना है ना, किसका काम है ये? शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम होता है हमारे
पैनक्रियाज का। किडनी स्टोन के अंदर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। पसीने से ना क्या क्या निकलता है? स्वेट से, जो स्वेट है उससे क्या क्या निकलता है? आयरन निकल जाता है, जिंक निकल जाता है, आयरन जिंक क्रोमियम, आयरन जिंक क्रोमियम निकल और लेड। आयरन निकल क्रोमियम लेड निकल क्रोमियम आयरन जिंक, ये सब का सब निकलता है स्वेट से। स्पाइनल कोड के अंदर नर्व्स कितनी होती हैं? 31 पेयर होती हैं। नर्व्स के कितने पेयर होते हैं? 31 पेयर होते हैं। देखो याद रखना है, पहली बात तो ये है कि नर्व अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नर्व के अंदर कितने जो नर्व होती है हमारी स्पाइनल नर्व होती है उसके अंदर कितने पेयर होते हैं? उसके अंदर 31 पेयर होते हैं। क्या है? नर्व के अंदर 31 पेयर होते हैं। नर्व के अंदर 31 पेयर होते हैं, ठीक है जी। नर्व के अंदर हमारे 31 पेयर होते हैं। द गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज लोकेटेड इन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज लोकेटेड इन स्पाइनल कॉर्ड। देयर इज नो पेन और टैकल रिसेप्टर इन ब्रेन, ठीक है। इफ द ब्रेन इज पिक्ड विद नीडल इट डज नॉट फील एनी पेन, ये मुझे पता है, ठीक है। अब देखो, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस किसको बनाने की ज़रूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेशन और बैलेंस जो आदमी हिला हुआ होता है, जो आदमी हिलता रहता है, हिला हुआ होता है, उसको कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कौन बनाएगा ये सेरिबेलम बनाएगा। कौन बनाएगा ये बैलेंस? सेरिबेलम बनाता है ये बैलेंस। कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस कौन बनाता है? सेरिबेलम। अब सेरिब्रम के अंदर क्या होता है? सेरिब्रम, ब्रम के अंदर भ्रम, भ्रम कहाँ होता है? भ्रम हमारी थिंकिंग में होता है, ठीक है जी। भ्रम, भ्रम कहाँ होता है? थिंकिंग में होता है, ओके। हमारी फीलिंग्स में होता है भ्रम, हमारे इमोशंस में भ्रम होता है कि अरे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, धमकाना हो रहा है, कुछ फिर कुछ ये भ्रम ही तो होता है एक तरीके का, है ना। उसके बाद फिर हमारा हमारा जो ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो क्या होता है? हमारा हिप्पोकैम्पस। क्या होता है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है वो सेरिब्रम का पार्ट है और वो डील करता है मेमोरी से। सेरिब्रम का पार्ट है और वो मेमोरी से डील करता है। तो ये जो स्पाइनल कोड है ना, स्पाइनल कोड जो है, स्पाइनल कोड जो है वो रिफ्लेक्स का काम करता है। देखो ये है ना, ये हाइपोथैलेमस ही होता है। जो सेरिब्रम के अंदर भ्रम होता है हमारे दिमाग के अंदर, और ये हाइपोथैलेमस यहीं पे होता है, यही कंट्रोल करता है टेम्परेचर को, थर्स्ट को, हंगर को, स्लीप को, मूड को, सेक्स को, हर चीज़ को हाइपोथैलेमस करता है, सिंपल। मेमोरी कहाँ पे होती है? ब्लम के अंदर। तो क्या होगा? सिर्फ सेरिब्लम, एल से हिलना, ये हो जाएगा भाई। ब्लम कहाँ हो जाएगा हमारा? कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस के अंदर, ठीक है। और रिलीज वेरियस हार्मोन्स, इट लिंक्स द नर्वस सिस्टम टू एंडोक्राइन वाया पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस जो है ये रिलीज़ करता है वेरियस हार्मोन्स को, ठीक है। ये लिंक करता है वेरियस नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये, और वाया पिट्यूटरी ग्लैंड से काम करता है, ओके जी। पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस कैसे फंक्शन करता है? एज ए थर्मोस्टैट। देखो हाइपोथैलेमस का काम बहुत सारा है, मूड को, ठीक है, और हमारे जो मूड के स्विंग्स आते रहते हैं ये हमारे हाइपोथैलेमस का ही कमाल है, ठीक है। और हमारे थर्मोस्टैट्स फॉर बॉडी, इन सब के लिए काम करता है। थर्मोस्टैट्स फॉर बॉडी, एवरेज बॉडी टेम्परेचर 96 से 98 से 6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब चीज़ें। एवरेज बॉडी टेम्परेचर कितना होता है हमारा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ना तो विंटर में डिक्रीज़ होता है ना ही समर में इंक्रीज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ह्यूमन बॉडी का हमेशा कांस्टेंट रहता है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है कि थर्मोस्टेट, उसकी जैसे अगर वो ज़्यादा वो है तो उसको मेंटेन करके रखना। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर एज इट इज़ कांस्टेंट रहता है, तभी हमें सर्दी लगती है, तभी हमें गर्मी लगती है, ठीक है। और ये जो होता है ना मेड्यूला ऑब्लंगेटा, यही रिस्पॉन्सिबल होता है जैसे कि वॉमिटिंग होती है, जो ये वाली चीज़ें हैं ना, वॉमिटिंग है, कफिंग है, ठीक है,
वॉमिटिंग है, कफिंग है, स्नीजिंग है, स्वॉल्विंग है, तो जो मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ें हैं, इसका लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ये यहाँ होता है हमारा, ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा है थैलेमस। तो ये ब्रेन हो गया हमारा, ये इस तरीके से ये ऐसे अटैच है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये है हमारा थैलेमस। ये हमारा सारी की सारी मूड स्विंग्स जो भी होती है वो यहाँ पे ड्रामा चलता रहता है। बस ये यहाँ पे ड्रामा चलता है और कुछ नहीं होता, ये यहाँ पे ड्रामा चलता रहता है। ठीक है, इसी से परेशान, ये वो, सूखा फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, सबका सब यहीं पे ड्रामा चलता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा हमारा यहाँ पे है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा है। ठीक है, इसमें क्या होता है मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर, इससे हमारी ये देखो ना, ये मुंह के पास है बिल्कुल, ये नीचे है, ये तो हो गया ब्रेन में, ये मुंह के पास है एकदम। यहीं से हमारा स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, इस तरह की चीज़ें होती हैं। यूपीपीसी का क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से रखना है। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 या फिर 37। 98.6 या 37। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डक्टलेस ग्लैंड कौन सी होती है। ठीक है, तो डक्टलेस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं डक्टलेस। जो इंटरनली, डक्टलेस का मतलब क्या होता है, देखो ये लिखा हुआ है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है हमारी, वो होती है हमारी डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि ये इंटरनली सिक्रेट करती है। क्या करती है? ये इंटरनली सिक्रीट करती हैं। ठीक है, दे सिक्रीट देयर प्रोडक्ट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है, जैसे कि हमारी पीनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एडर्नल है, ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं सारी की सारी। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हमारी? तो ये हमारी है पीनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस है, थायराइड है, पैराथायराइड है और एडर्नल है। ये जो इतनी अंदर अंदर हमारी ग्लैंड्स है ना, पीनियल हो गई, सबसे छोटी होती है पीनल ग्लैंड हमारी, ये हमारी कान में होती है। तो पीनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, थाइमस है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एडर्नल है, ये इंटरनली सिक्रीट करती हैं ग्लैंड्स को, जिसको हम लोग बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, ये होती है एंडोक्राइन। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड होती है, ब्रेन में होती है, हाइपोथैलेमस के पास। एक क्वेश्चन ये पूछेंगे कि भाई एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों कौन सी होती है? तो दोनों होती है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ठीक है, अब कॉर्पस कहाँ पे पाया जाता है? कॉर्पस पाया जाता है ओवरी के अंदर। कहाँ पे पाया जाता है? ओवरी के अंदर पाया जाता है, ओवरी के अंदर। कॉर्पस कहाँ पाया जाता है? कॉर्पस पाया जाता है भाई ओवरी के अंदर, ओवरी। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय लेडिंग सेल। ये क्वेश्चन पूछा गया था ना कि एंड्रोजन हार्मोन जो होता है ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये लेडिक सेल के अंदर पाया जाता है, लेडिक सेल। ठीक है, याद रखना है, एंड्रोजन हार्मोन ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कहाँ पाया जाता है? तो लेडिक सेल के अंदर, राइट, लेडिक सेल के अंदर। मेजर एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस बाय लेडिक सेल आर टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन जो है लेडिक सेल है, टेस्टोस्टेरोन, और वो एंड्रोजन हार्मोन है। एंड्रोजन हार्मोन है जिसको कौन प्रोड्यूस करता है? लेडिक सेल। लेडी सेल एंड्रोजन हार्मोन है, तो लेडीज सेल, लेडिंग सेल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन को लेडीज प्रोड्यूस करती है एक तरीके से, और ये टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है जी, बात होती है ख़त्म। गोनाड्स जो है ना, गोनाड्स, ये देखने में लग रहा है कि आदमी का होगा, गोनाड्स। तो ये जो गोनाड्स है ये प्रोजेस्टेरॉन और ये फीमेल ओवरी के अंदर होता है। देखो भाई, एंड्रोजन जो था ना, एंड्रोजन वो लेडिक सेल कर रहा था। ठीक है, लेडिक सेल कर रहा था, लेडिक सेल, और वो कहाँ होता है? तो वो मेल हार्मोन होता है। ठीक है, और जो गोनाड्स है वो प्रोजेस्टेरॉन, ये फीमेल ओवरी के अंदर पाया जाता है। गोनाड्स जो है ये है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, फीमेल ओवरी के अंदर पाया जाता है। पिट्यूटरी हमारी ग्रोथ हार्मोन है, पेनक्रियास हमारा इंसुलिन को करता है, और एडर्नल जो है वो कॉर्टिसोल। एडर्नल जो है हमारा कॉर्टिसोल, एडर्नल कॉर्टिसोल, याद रखना है। गोनाड्स हो गया प्रोजेस्टेरॉन,
पिट्यूटरी हो गया ग्रोथ हार्मोन, पेनक्रियाज हो गया इंसुलिन, और एड्रिनल से क्या निकलता है, एडर्नल से, एडर्नल लिखा है ये, एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकलता है हमारा, कॉर्टिसोल। ये वही होता है, एड्रिनल से हमारा वो निकलता है ना, हमारा एड्रेनलिन जो निकलता है, एड्रेनलिन, फियर एंड फ्लाइट, ये हमारी किडनी से रिलीज होता रहता है, और ये हमारा कॉर्टिसोल एक तरीके से। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि हम लोग जानवरों को बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच फूड देते हैं, है ना, बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच फूड देते हैं, फिर भी उनका जो शुगर लेवल है वो कांस्टेंट ही रहता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हार्मोन ऑफ पेनक्रियाज ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं। देखो भाई, शुगर का नाम जहाँ पे भी आ जाए ना कि ब्लड शुगर का सेम रहता है, ये रहता है, वो रहता है, तो सिंपल एक बात याद रखनी कि पेनक्रियाज का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, बात ख़त्म। अगर पेनक्रियाज डिफेक्टिव है तो क्या होगा, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन नॉट फॉर्म्ड, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन नॉट फॉर्म्ड। पेनक्रियाज के अंदर क्या होता है, इसलेट ऑफ लैंगरहैन, ये याद रखना है, लैंगरहैन, इसलेट ऑफ लैंगरहैन, ये याद रखना है। पेनक्रियाज के अंदर क्या होता है, इसलेट ऑफ लैंगरहैन होता है, इसलेट ऑफ लैंगरहैन होता है। पेनक्रियाज के अंदर इसलेट ऑफ लैंगरहैन होता है जो सिक्रेट करता है जो सिक्रेट करता है इंसुलिन को। पेनक्रियाज के अंदर इसलेट ऑफ लैंगरहैन होता है जो सिक्रीट करता है इंसुलिन को। डाइजेस्टिव जूस के लिए एक सेकेंड, डाइजेस्टिव जूस के लिए, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस के लिए पेनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियाज क्या स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेटिन। डाइजेस्टिव जूस के लिए पेनक्रियाज क्या सिक्रेटिन करता है, पेनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करता है, सिक्रेटिन प्रोड्यूस करता है। ओके, डाइजेस्टिव जूस के लिए पेनक्रियाज क्या करता है, तो सिक्रेटिन करता है। और सिक्रेटिन हमने देखा भी था, जो ड्यूडेनम होता है ना, ड्यूडेनम को, ये पीएच को रेगुलेट करने का काम भी किसका होता है, सिक्रेटिन का। तो सिक्रेटिन का काम क्या होता है, ये पेनक्रियाज है हमारा, पेनक्रियाज क्या रिलीज करेगा डाइजेस्टिव जूस के लिए, सिक्रेटिन कहाँ होता है हमारा, ड्यूडेनम। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन हमारा एक प्रोटीन है, इंसुलिन एक प्रोटीन है जो क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन हमारा एक प्रोटीन है जो बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन एक प्रोटीन है, बस इतना याद रखना है। इंसुलिन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ, इंसुलिन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, याद रखना है, एक बात याद रखनी है बस। इंसुलिन का रिलेशन किससे है, पेनक्रियाज से निकलता है, किस चीज़ पे काम करता है ये, तो भाई ये प्रोटीन पे काम करता है। बस इंसुलिन का काम जो है ये पेनक्रियाज से रिलेटेड है, किस चीज़ पे काम करता है ये प्रोटीन पे काम करता है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है। व्हाट इज़ इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जिंक, प्रोटीन पे वो काम करता है, इंसुलिन के अंदर जिंक प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, जिंक, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट हैव एक्सेस यूरिनेशन प्रॉब्लम कॉल्ड पॉलीयूरिया। सोर्स ऑफ इंसुलिन आर सोर्स ऑफ इंसुलिन का सोर्स क्या होते हैं, रूट ऑफ दहलियाज। इंसुलिन का सोर्स क्या होता है, रूट ऑफ दहलियाज का रूट ऑफ दहलियाज। ये जो दहलियाज है ना, दहलियाज, ये पहली बात तो ये रूट में काम करते हैं। ओके, दहलियाज वाला जो है रूट में काम करता है, किसकी तरह, दहलियाज वाला जो है ये रूट में काम करता है। और इसका ये किस चीज़ का सोर्स है भाई, तो ये सोर्स है इंसुलिन का सोर्स है ये दहलियाज, याद रखना है। दहलियाज जो है ये इंसुलिन का सोर्स है, दहलियाज जो है इंसुलिन का सोर्स है, किसका सोर्स है, इंसुलिन का सोर्स है। देखो एक बात ये आती है कि जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट होता है ना, उसको ज़्यादा प्यास लगती है,
डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ज़्यादा प्यास लगती है, तो वो ज़्यादा यूरिन जाता है, ठीक है, वो ज़्यादा यूरिन जाएगा, ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा यूरिन जाता है। लेकिन एक होता है वैसोप्रेसिन। तो ये वैसोप्रेसिन में क्या होता है कि इसमें पानी कम पीता है इंसान, वैसोप्रेसिन पानी को प्रेस कर देता है, बट यूरिन बहुत सारा जाता है। तो ये कंडीशन डायबिटिक वाले पेशेंट के साथ नहीं होती। ओके, डायबिटिक वाले पेशेंट के साथ क्या होता है, अ पर्सन विद डायबिटीज इंसिपिटस फील थर्स्टी, राइट, थर्स्टी फील करता है, वो थर्स्टी फील करता है, ठीक है। तो अ पेशेंट विद डायबिटिक इंसिपिटस फील थर्स्टी, हाँ वो थर्स्टी फील करता है, लेकिन क्या वो एक्सेस सिक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन, क्या उसके अंदर एक्सेस सिक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन का एक्सेस सिक्रेशन होता है? तो ये गलत है। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन होता है, ये गलत है एकदम। अगर अल्कोहल कोई इंसान लेता है तो उसको जल्दी यूरिन आता है, ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्कोहल से वैसोप्रेसिन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। दो क्वेश्चन अलग अलग बार पूछे हुए, अल्कोहल से वैसोप्रेसिन नहीं बढ़ता, ठीक है। वैसोप्रेसिन में क्या होता है कि वो कम पानी पिएगा, उसको टॉयलेट बहुत सारा आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ उसको यूरिन ज़्यादा आता है, बट वो पानी कम पिएगा फिर भी उसको ज़्यादा वो आएगा, तो ये होता है वैसोप्रेसिन की कंडीशन। तो ये ना तो डायबिटिक वाले को होती है। एक पॉइंट याद रखना है बस कि डायबिटिक वाला, देखो दो चीज़ें हैं, एक है डायबिटिक पेशेंट, एक है विस्की वाला आदमी, मतलब अल्कोहलिक आदमी। डायबिटिक पेशेंट और विस्की पेशेंट दोनों के दोनों यूरिन बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों को ही वैसोप्रेसिन नहीं होता, इन दोनों को वैसोप्रेसिन नहीं होता। वैसोप्रेसिन में क्या होता है कि पानी पी रहे हैं इतना सा और टॉयलेट करें इतना सारा, ये चीज़ नहीं होती इनके साथ। वैसोप्रेसिन क्या है, वैसोप्रेसिन एक तरीके से एडीएच हार्मोन है, एडीएच हार्मोन है। और ये क्या करता है, अगर इसका अल्कोहल क्या करता है ना, देखो याद रखना है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन होता है हमारा, उसको ये सिक्रीट कर देता है, उसको ये सप्रेस करता है। अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल क्या करता है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन है वैसोप्रेसिन, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन जिसको हम लोग एटीएच कहते हैं, उसको ये सप्रेस करता है। उससे क्या होता है, हमारी जो किडनी है ना, हमारी जो किडनी, कहते हैं ना कि ज़्यादा अल्कोहल खाने से, अल्कोहल पीने से किडनी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें हमारा जो ये एडीएच की जो प्रोडक्शन होती है, जिससे हमारा यूरिन आता है, उसको ये रोक देता है, ठीक है, उसको ये सप्रेस करता है। मेन बात ये है कि अल्कोहल से जो एडीएच है, एडीएच का मतलब क्या हो गया हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन वैसोप्रेसिन, उसको ये सप्रेस कर देता है। इससे हमारी किडनी जो है वो ज़्यादा लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये सप्रेस करता है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन, इससे हमारी किडनी ज़्यादा उस चीज़ को सप्रेस नहीं कर पाती। इससे तो ये क्या होता है, इससे हमारा तो ज़्यादा अब किडनी अगर अब किडनी जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है लिक्विड को, किडनी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, तो तुरंत निकालती जाएगी ना। किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है भाई, ये हमारी किडनी है, ये एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, यहाँ पे तुरंत निकाल रही है, तो इससे क्या होगा, हमारा यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। क्योंकि इसमें जो किडनी के अंदर अब किडनी एब्जॉर्ब कैसे कर पाती है, किडनी एब्जॉर्ब कर पाती है जो इसके साइड यहाँ पे जो हार्मोन होते हैं, कौन से हार्मोन होते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी इसकी स्पेलिंग क्या होती है, पाइट्यूटरी, पाइटुआइटरी, ठीक है। जो पाइटुआइटरी ग्लैंड हार्मोन होता है, इसको हम लोग एडीएच कहते हैं। तो ये इसके सिक्रेशन को सप्रेस कर देता है, ठीक है, उससे फिर ज़्यादा वो भी नहीं आ पाता। मेलाटोनिन जो है ना, वो स्लीप रेगुलेट करने के काम आता है, पहली बात। ऑक्सीटोसिन में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड, मतलब मिल्क रिलीज़ होता है मेमोरी ग्लैंड से, और ऑक्सीटोसिन को हम लोग कहते हैं लव हार्मोन कहते हैं, कडल हार्मोन कहते हैं, ठीक है।
गैस्ट्रिन से क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड निकलता है, ठीक है। केराटिनिन से क्या होता है, हेयर, नेल। फाइब्रिनोजन इन सिल्क प्रोड्यूस बाय लार्वा। ऑक्सीटोसिन कहाँ पे निकलता है, हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर। ऑक्सीटोसिन कहाँ निकलता है, हाइपोथैलेमस के अंदर। पैराथायरॉयड जो है, पैराथायरॉयड जो है ना हमारा, ये हमारा नेक के अंदर प्रेजेंट होता है। पैराथायरॉयड हमारा नेक के अंदर प्रेजेंट होता है। कैल्सिटोनिन रेगुलेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन बॉडी, ठीक है। पैराथायरॉयड जो है वो इंडिपेंडेंट, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंडिपेंडेंट फंक्शन करता है। हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से इंडिपेंडेंट फंक्शन कर लेता है आराम से। एक दिया हुआ है कि केराटिन ये प्रोटीन है, फाइब्रोनिन ये भी प्रोटीन है, कोलागन ये भी प्रोटीन है। केराटिन हो गया, ठीक है। फिब्रोइन ये भी प्रोटीन है, कोलागन ये भी प्रोटीन है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन ये प्रोटीन नहीं है। ऑक्सीटोसिन की सहायता कौन करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड सहायता करता है। कौन सहायता करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सहायता करता है। ऑक्सीटोसिन की मिल्क इजेक्शन के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड सहायता करता है। कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से इंडिपेंडेंट फंक्शन कर सकता है। कौन सा ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है, तो वो है भाई हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड से इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है। गॉइटर जो होता है ना, गॉइटर वो हिली एरिया में होता है। थायरॉक्सिन क्या है, हार्मोन। वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, वॉइस बॉक्स ये कहते हैं लैरिंग्स को। लैरिंग्स से ल निकलता है, ल ला 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 ला, लैरिंग्स। आयोडीन कंटेनिंग थायरॉक्सिन हार्मोन इज, क्या बोल रहे हैं ये, आयोडीन कंटेनिंग थायरॉक्सिन, आयोडीन कंटेनिंग थायरॉक्सिन हार्मोन इज, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है। क्या है ये, अमीनो एसिड है ये। देखो लिखा भी हुआ है, एक मिनट, ये लिखा हुआ है कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है जिसके अंदर आयोडीन होता है, ठीक है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है ये क्या है, ये अमीनो एसिड है। थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा हार्मोन होता है, तो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH है ये। एड्रेनलिन में क्या होता है, एंगर फियर डेंजर। इंसुलिन के अंदर ग्लूकोज। फेरोनॉम्स के अंदर क्या होता है, देखो फेरोनॉम्स क्या होते हैं ना, ये पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, ये मेरे को पता भी है। ये याद रखना है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन है, फीमेल हार्मोन, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो ये फॉलिकल से प्रोड्यूस होता है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ईस्ट्रोजन फॉलिकल से प्रोड्यूस होता है। ईस्ट्रोजन का मेन काम क्या होता है कि ये ब्रेस्ट डेवलप करना, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, ब्रेस्ट के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए और एंडोमेट्रियम के लिए, इन सब के लिए, ब्रेस्ट के लिए, एंडोमेट्रियम के लिए और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। ईस्ट्रोजन के थ्रू ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, एंडोमेट्रियम है, ये सब चीज़ें ईस्ट्रोजन के थ्रू होती हैं। जब मीनोपोज हो जाता है ना, मीनोपोज, ठीक है, जब मीनोपोज हो जाएगा तो उस टाइम पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, मीनोपॉज हो गया है यानी क्या हो गया है, तो अब ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों के दोनों नहीं रिलीज होते, ठीक है। तो मीनोपॉज के समय पे ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही रिलीज़ नहीं होते, ना ईस्ट्रोजन रिलीज़ होगा
ना ही प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा मेनोपॉज के टाइम। सोमैटोट्रोफिन जो होता है ना, सोमैटोट्रोफिन कब हमारा बढ़ जाता है, तो ये ग्रोथ हार्मोन होता है। सोमैटोट्रोफिन जो है ये ग्रोथ हार्मोन है। सोमैटोट्रोफिन क्या चीज़ है? ये ग्रोथ हार्मोन है। सोमैटोट्रोफिन ये ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। और एक्सरसाइज के टाइम पे बढ़ जाता है, एक्सरसाइज के टाइम पे ज़्यादा रिलीज होता है सोमैटोट्रोफिन जो है ये ग्रोथ हार्मोन एक्सरसाइज के टाइम पे ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो प्रोजेस्टेरॉन जो है ना, प्रोजेस्टेरॉन वैसे तो ये फीमेल हार्मोन है, ठीक है, बट ये मेल में भी थोड़ा सा प्रोड्यूस होता है, हल्का सा स्मॉल अमाउंट के अंदर मेल में भी प्रोड्यूस होता है प्रोजेस्टेरॉन मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। और टेस्टोस्टेरोन जो है ना, टेस्टोस्टेरोन ये विमेन में भी होता है। नई चीज़ पता चली है मुझे आज। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये मेल में फीमेल में दोनों में होता है, चाहे वो प्रोजेस्टेरॉन हो चाहे वो टेस्टोस्टेरोन, चेंज चाहे वो प्रोजेस्टेरॉन हो चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे वो प्रोजेस्टेरॉन हो चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, दोनों के दोनों मेल और फीमेल दोनों में प्रोड्यूस होते हैं। चाहे वो प्रोजेस्टेरॉन हो चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, ये मेल और फीमेल दोनों में प्रोड्यूस होते हैं। अब स्ट्रेस में क्या होगा ना, स्ट्रेस के अंदर कॉर्टिसोल जो है, जो एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, तो ये बढ़ जाएगा। कॉर्टिसोल जो है ना ये बढ़ेगा। स्ट्रेस बढ़ गया है मतलब क्या हो रहा है कि हमारा कॉर्टिसोल जो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो हमारा वो है वो बढ़ गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या वो डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज़ होगा तो फिर स्ट्रेस कैसे आएगा? तो अगर हमारा एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा बढ़ गया है, इधर इधर उछाल मार गया है, तो हमारा स्ट्रेस बढ़ जाएगा। लाइपेज जो होता है ना, लाइपेज हमारा एंजाइम है, पॉलीथीन पॉलीमर है, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड क्या हो जाएगा हमारा? लेकिथीन है। ये जो हमने किया था ना, फेरोम्स जो अट्रैक्ट करते हैं पार्टनर को, तो ये इंसेक्ट में पाए जाते हैं। फेरोम्स कहाँ पाए जाते हैं? इंसेक्ट के अंदर पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। फेलोपियन ट्यूब को ही हम लोग क्या कहते हैं? जो ये ऐसे करके फेलोपियन ट्यूब होती है ना, यहाँ पे ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर हमारा, फेलोपियन ट्यूब को ही हम लोग कहते हैं ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब को ही कहते हैं ओविडक्ट, वहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। फेलोपियन ट्यूब को ही क्या कहते हैं? ओविडक्ट। तो ओविडक्ट के अंदर होता है, ओविडक्ट के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। ओविडक्ट के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। स्पर्म जो है वो 72 आवर्स तक वो रहता है, अलाइव रहता है। और ओवम जो है वो रहता है 2 दिन तक। स्पर्म रहता है 72 आवर्स तक और ओवम रहता है 48 आवर तक। स्पर्म रहता है 3 दिन तक, जिंदा रहता है 3 दिन तक, और ओवम रहता है 2 दिन तक। हार्ट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रो बीट करता है 4th and 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट में। अब अमाइनन एक मेम्ब्रेन है। एम्ब्रियो को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? तो एमाइनन एक मेम्ब्रेन है। एमाइनन जो है ना, एमाइनन ये एक मेम्ब्रेन है जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है। 4th 5th वीक के अंदर, यानी 4th 5th वीक यानी कि हो गया 4th 5th वीक, 4th या 5th वीक के अंदर बच्चा जो है, 4th या 5th वीक के अंदर बच्चा जो है वो उसकी हार्ट बीट होने लग जाती है। 4th 5वीं वीक के अंदर उसकी हार्ट बीट होने लग जाती है। तो 4th 5वीं वीक के अंदर उसकी हार्ट बीट निकलने लग जाती है। मतलब 4th का मतलब क्या हो गया? 20 दिन में, 20 या 35 दिन में उसकी हार्ट बीट शुरू हो जाती है।
एक सेकेंड, 4 7 जा 28, 28 से 35 दिन के अंदर उसकी हार्ट बीट शुरू हो जाती है। 28 से 35 दिन के अंदर उसकी हार्ट बीट शुरू हो जाती है। अब एमनियन जो है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर कवर करके रखता है, ठीक है। एमनियन है, एमनियन क्या है, एमनियन है, वो एम्ब्रियो को कवर करके रखता है। एमनियन जो है वो एम्ब्रियो को कवर करके रखता है। देखो क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, कैल्शियम नहीं होता। क्लोरोफिल के अंदर कैल्शियम नहीं होता, मैग्नीशियम होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम नहीं होता। फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन, मेन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, बाय प्रोडक्ट जो होता है वो ऑक्सीजन निकलता है। फोटोसिंथेसिस अकर इन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन है। फोटोसिंथेसिस, जिस टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है उस टाइम पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ऑक्सीजन तो निकलता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, बट ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ऑक्सीजन आता कहाँ से है फिर, तो ऑक्सीजन आता है वाटर से। ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर से आता है। द रेडिएंट एनर्जी absorbed by plant result in photolysis of water. The radiant energy absorbed by plant result in photolysis of water. The radiant energy release absorbed by plants. The radiant energy absorbed by plant result in photolysis of water. मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन अर्थ के ऊपर जो प्रोड्यूस होता है वो किस चीज़ से प्रोड्यूस होता है, ये पता भी होना चाहिए कि जो ये एल्गी है ना, तो एल्गी का बहुत बड़ा रोल था। ब्लू ग्रीन एल्गी जो थी, पहले साइनोबैक्टीरिया जिसे कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल था। एल्गी का बहुत बड़ा रोल होता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में। फोटोसिंथेसिस कहाँ आकर होता है, तो डे में और नाइट में। डे एंड नाइट नहीं, डे और नाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस होता है, डे और नाइट के अंदर। फोटोसिंथेसिस कहाँ आकर होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। प्लांट कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू एंड रेड लाइट को। प्लांट कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू एंड रेड लाइट को। प्लांट जो है ना वो ब्लू और रेड लाइट को, प्लांट जो है वो ब्लू और रेड लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, तो फोटोसिंथेसिस जो है लीव्स में और स्टेम दोनों की जगह, दोनों में होती है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, लीव्स में होती है और स्टेम में भी होती है। लीव्स में होती है और स्टेम में भी होती है, ठीक है। लीव्स में भी होती है और स्टेम में भी होती है। फोटोसिंथेसिस अकर इन डे बट मेरीन एल्गे परफॉर्म। देखो फोटोसिंथेसिस वैसे तो डे में होती है, लेकिन जो मेरीन वाली जो एल्गी होती है ना वो मूनलाइट में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस अकर इन डे, और ये जो है ना फोटोसिंथेसिस जो है वो आर्टिफिशियल और इलेक्ट्रिक लाइट में भी होती है, याद रखना है। फोटोसिंथेसिस जो है वो आर्टिफिशियल और इलेक्ट्रिक लाइट में भी होती है। मेरीन वाले जो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु हैं वो रात को करते हैं, वो मून लाइट के अंदर काम करते हैं। मेरीन वाले जो हैं वो मून लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ये आर्टिफिशियल लाइट में भी होती है, इलेक्ट्रिक लाइट में भी होती है, और ये जो है ना ये लीव्स में भी होती है, स्टेम में भी होती है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है ब्लू, रेड एंड वॉयलेट लाइट रेज। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है ब्लू, रेड एंड वॉयलेट लाइट रेज। दस फोटोसिंथेसिस अकर मोर इन ब्लू एंड रेड लाइट, लेस नॉट इन ग्रीन लाइट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है ना वो ब्लू में भी होता है, रेड में भी होता है। फोटोसिंथेसिस हमारा ब्लू में हो सकता है, रेड में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लाइट में ही होगा, तो ब्लू में, रेड में हो सकता है। सो बेस्ट लाइट इज रेड लाइट देन ब्लू। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। लाइट एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है,
केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, और लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो लाइट जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी के अंदर रिलीज़ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ना एटीपी के कितने मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एटीपी के कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं? तो 18 मॉलिक्यूल। एटीपी के अंदर 18 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, 18 मॉलिक्यूल। सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है एटीपी के अंदर। सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है एटीपी के अंदर, किस चीज़ के अंदर? क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। ठीक है, सोलर एनर्जी जो है वो एटीपी के अंदर कन्वर्ट होती है बाय क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के थ्रू सोलर एनर्जी जो है वो एटीपी के अंदर कन्वर्ट होती है। क्या निकलता है? लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इसमें निकलता है हमारा एटीपी निकलता है और NADPH निकलता है। ठीक है, तो एटीपी निकलता है और NADPH निकलता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? सोलर एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देखो याद रखना है, एक पोटेंशियल एनर्जी याद रखना है, एक केमिकल एनर्जी याद रख लेना है बस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर? फ्री एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किस चीज़ के अंदर? वो कन्वर्ट होगी फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, फ्री एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फ्री एनर्जी जो है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है? फ्री एनर्जी कन्वर्ट होती है किस चीज़ के अंदर? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, और फिर वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो फ्री एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होके स्टोर हो जाती है। अब जो कोलेरा है ना, कोलेरा क्या है? तो कोलेरा जो है ये एक सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी है। कोलेरा जो है ये सिंगल सेल ग्रीन एल्गी है। ये कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है कौन? सिंगल सेल ग्रीन एल्गी। कोलेरा जो है सिंगल सेल ग्रीन एल्गी हम किसको कहते हैं? कोलेरा को कहते हैं। सिंगल सेल ग्रीन एल्गी कोलेरा को कहते हैं, और ये कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर। रूट्स का क्या काम नहीं है? तो रूट्स जो है ना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। रूट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। रूट्स के अंदर भी न्यूट्रिएंट होता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो है, इसमें न्यूट्रिएंट होता है। ये अब रूट ही तो एक तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम होता है इनका। प्लांट्स की मदद भी करते हैं, बट ये जो रूट्स हैं ना ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। याद रखना है, बैक्टीरिया जो है ना, ये देखो बैक्टीरिया जो डीप सी के अंदर पाए जाते हैं वो फोटोसिंथेसिस का इनविजिबल पार्ट को यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया जो डीप सी के अंदर पाए जाते हैं वो फोटोसिंथेसिस के इनविजिबल पार्ट को यूज़ करते हैं। वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है? तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट हेयर जो है, रूट के जो जैसे कि रूट है, इसके जो हेयर्स होते हैं ना ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर बार्क ऑफ द ट्री, बार्क को हटा दिया जाए, बार्क को ऐसे काट दिया जाए, तो रूट जो है ना, रूट भूखे मर जाएंगे, क्योंकि यहीं पे तो खाना बनता है, खाना दिन तक पहुंचेगा नहीं तो ये भी सूख के मर जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि इफ़ बार्क ऑफ द ट्री इज़ रिमूव्ड, तो क्या होगा? रूट्स जो है ना, रूट्स स्टार्व हो जाएंगे, स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी, रूट स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी। अब जो फोलियम है ये फ्रूट को करता है, और वाटर और मिनरल को कौन करता है? तो जाइलम करता है। ठीक है, वाटर इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ये मुझे पता है। फोइलम को हम लोग कहते हैं बास्ट टिश्यू। एक क्वेश्चन आएगा कि बास्ट टिश्यू कौन सा होता है? तो फोइलम को हम लोग कहते हैं बास्ट टिश्यू। ठीक है, और जाइलम जो है वो डेड सेल का बना हुआ होता है। फोइलम के अंदर क्या होता है? फोइलम के अंदर देखो भाई, खाना किसको चाहिए होता है? खाना चाहिए होता है लिविंग आदमी को।
तो फॉइलम के अंदर होते हैं लिविंग सेल, ठीक है, और जाइलम के अंदर होते हैं डेड सेल। फॉइलम को इसलिए हम लोग कहते हैं बास्ट टिश्यू, बास्ट टिश्यू है, बास्ट टिश्यू एकदम बिंदास टिश्यू है क्योंकि उसको खाना चाहिए और वो लिविंग है, लिविंग आदमी बिंदास रह सकता है, तो फॉइलम एक बास्ट टिश्यू। एक क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को कौन पहुंचाता है, तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स माने खाना, तो न्यूट्रिएंट माने होता है खाना, कौन पहुंचाएगा इसको, फॉलियम पहुंचाएगा, फॉइलम। प्लांट ग्रोथ के लिए सोडियम असेंशियल नहीं होता, प्लांट ग्रोथ के लिए सोडियम असेंशियल नहीं होता, सोडियम असेंशियल नहीं होता, ठीक है, प्लांट ग्रोथ के लिए सोडियम असेंशियल नहीं होता। कैल्शियम ऊपर लिखा हुआ था कि फोटोसिंथेसिस में कैल्शियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर कैल्शियम की ज़रूरत नहीं होती, बट फूड की प्लांट की ग्रोथ के लिए सोडियम की ज़रूरत नहीं होती, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, पोटेशियम की होती है, मैग्नीशियम की होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के अंदर कैल्शियम की ज़रूरत नहीं होती, हमने देखा ऊपर, और फूड प्लांट ग्रोथ के लिए सोडियम की ज़रूरत नहीं होती। देखो असेंशियल के अंदर क्या क्या आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, ठीक है। मैक्रो जो कम कम अमाउंट में चाहिए होते हैं वो है बोरोन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, आयरन और निकल, ठीक है, तो याद रखना है। याद रखना है कि मैक्रो के अंदर क्या क्या होगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है। और मैक्रो के अंदर क्या है, बोरोन है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, आयरन है, निकल है, ये सब चीज़। देखो मैग्नीशियम बड़े अमाउंट में चाहिए होगा तो मैग्नीशियम हो जाएगा हमारा मैक्रो, ठीक है, लेकिन मैग्नीज जो है वो छोटे अमाउंट में चाहिए तो ये हो जाएगा माइक्रो। जो कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर जो नोड्यूल फॉर्मेशन होती है ना, नोड्यूल फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन होती है, उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट नेसेसरी होता है, तो न्यूट्रिएंट नेसेसरी होता है बोरोन। बोरोन, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन होती है, जो नोड्यूल फॉर्मेशन होती है कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है बोरोन, ठीक है। तो नोड्यूल फॉर्मेशन जो होती है लेग्यूम्स के अंदर, जो नोड्यूल फॉर्मेशन होती है लेग्यूम्स के अंदर, उसके लिए क्या कौन सा असेंशियल न्यूट्रिएंट है, तो वो है हमारा बोरोन। बोरोन ज़रूरी होता है लेग्यूम्स के अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए, लेग्यूम्स के अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, बोरोन। बोरोन ज़रूरी होता है, बोरोन इंपॉर्टेंट होता है नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए। भाई कहीं पे नोड पड़ गई है, मान के चलते हैं कहीं पे नोड पड़ गई है, अनपढ़ आदमी है तो क्या कहेगा, बोरोलिन लगा ले, नोड पड़ गई है बोरोलिन लगा ले। पैरासाइट प्लांट कौन सा होता है, कसकटा, कसकटा को हम लोग बोलते हैं अमारबेल, और ये रूटलेस प्लांट है, ये एंजियोस्पर्म है और ये रूटलेस प्लांट है, एंजियोस्पर्म और रूटलेस प्लांट है। कसकटा के अंदर ना जैसे कि अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो इसका मेडिसिनल पर्पज़ होता है, ठीक है, कसकटा का मेडिसिनल पर्पज़ होता है। लीवर में स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये काम आ सकता है कसकटा, लीवर स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो कसकटा काम आ सकता है। कसकटा जो है ना याद रखना है, ये पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, कसकटा क्या है, तो कसकटा हमारा पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है, कसकटा जो है पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ठीक है। ये जो कसकटा है ना, ये दूसरे प्लांट की पूरी स्टेम पे यूँ अटक जाएगा और उसके जाइलम को फॉइलम को दोनों को कंट्रोल कर लेगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस पे चढ़ता है ये, तो ये स्टेम पे पूरा का पूरा चढ़ जाएगा, स्टेम के ऊपर। क्रॉप लॉगिंग का मतलब क्या होता है, क्रॉप लॉगिंग का मतलब ये होता है कि प्लांट को एसेस करना, किस चीज़ के लिए एसेस करना, क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर न्यूट्रिएंट हैं कि नहीं है, ठीक है, एसेस करना कि क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, ये एसेस करना कि क्रॉप प्रोडक्शन, अभी क्रॉप को ग्रो होने में कितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, ये एसेस करना। प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं, तो इथाइलिन प्लांट हार्मोन है, ठीक है, इथाइलिन एक प्लांट हार्मोन है, और साइटोकिनिन, ये कोई पूछे ना साइटोकिनिन क्या है, साइटोकिनिन, तो ये भी एक प्लांट हार्मोन है, साइटोकिनिन भी एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। जिब्रेलिन जो है ना, ये भी एक प्लांट हार्मोन है,
इंसुलिन तो हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है, तो ये प्लांट हार्मोन नहीं है। इंसुलिन प्लांट हार्मोन नहीं है क्योंकि ये तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है, ठीक है, पेनक्रियाज के अंदर, तो ये तो नहीं है। बाकी कौन कौन से प्लांट हार्मोन हैं, तो भाई एक तो इथाइलिन है, ठीक है, एक साइटोकिनिन है, ठीक है, एक जिबरलिन है। देखो एक बात याद रखनी है कि जो साइटोकिनिन है ना, साइटोकिनिन, इथाइलिन किस काम में आता है, तो इथाइलिन काम आता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के काम आता है। इथाइलिन काम आता है फ्रूट्स के राइपिंग के अंदर। और साइटोकिनिन जो मैं लिख रही थी ना अभी, साइटोकिनिन, तो ये साइटोकिनिन काम आता है, एक सेकेंड, साइटोकिनिन काम आता है सेल डिवीज़न में। साइटो यानी सेल की डिवीज़न के अंदर साइटोकिनिन काम आता है। एक सेकेंड, साइटोकिनिन ये काम आता है सेल डिवीज़न के अंदर, ठीक है, सेल डिवीज़न में काम आता है। और जो सेल डिवीज़न में काम आता है, ठीक है। और जो गिब्रेलिन जो मैंने पढ़ा था ना, गिब्रेलिन, तो ये काम आता है सेल की गिब्रेलिन, देखो कैसा नाम है, गिब्रेलिन, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा, तो ये काम आता है सेल की इलोंगेशन के अंदर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से दो चीज़ देखनी है। पहला तो मैंने देखा कि भाई साइटोकिनीन ये किस काम आता है, सेल किनीन सेल की डिवीज़न के अंदर, एकदम सेल का डिवाइड कर दिया पूरा का पूरा। और गिब्रेलिन जो है वो सेल एलोंगेशन के अंदर काम आता है, ठीक है जी। साइटोकिनीन ये सेल की डिवीज़न में काम आता है, ठीक है। और गिब्रेलिन जो है वो सेल एलोंगेशन में काम आता है। देखो एक होता है एब्सिसिक, ठीक है, एक होता है एब्सिसिक एसिड, प्लांट के अंदर एक होता है एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। क्यों क्लोज कर देता है, ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ताकि अगर ड्रॉट कंडीशन है तो उसके अंदर टॉलरेट कर जाए। तो ये एब्सिसिक एसिड किस काम में आता है, ये ड्रॉट टॉलरेंस के काम आता है, ठीक है जी। तो एक मैंने पढ़ा साइटोकिनीन, ये किस काम में आता है, सेल का डिवाइड करता है, ठीक है। एक मैंने पढ़ा गिब्रेलिन ये वाला, तो गिब्रेलिन क्या करता है, सेल को इलोंगेट कर देता है, ठीक है जी। तीसरा मैंने पढ़ा एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है और ये प्लांट को ड्रॉट टॉलरेंट बनाता है। अब देखो एक क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि भाई कौन सा गैसियस फॉर्म में कौन सा पाया जाता है, तो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है हमारा इथाइलिन जो है वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। इथाइलिन जो है वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट के काम आता है, ये हार्मोन है प्लांट का जो कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट के काम आता है। साइटोकिनिन जो है सेल डिवीज़न के काम आता है, गिब्रेलिन जो है वो सेल एलोंगेशन के काम आता है, एब्सिसिक एसिड जो है वो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है तो वो ड्रॉट टॉलरेंस के काम आता है। इथाइलिन जो है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्योंकि इथाइलिन एक गैस है, इथाइलिन पर्टिकुलरली एक गैस है। इथाइलिन एक गैस है जो किस में काम आता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में काम आता है। एक होता है इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन तो हो गया, राइपनिंग ऑफ फ्रूट के अंदर गैस यूज़ की जाती है, गैसियस प्लांट है जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट में काम किया जाता है, ठीक है। एक होता है हमारा इथाइलिन, एसिटिलीन। तो ये जो एसिटिलीन है ना,
ये किस काम आता है, ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट के काम आता है, और ये एक आर्टिफिशियल गैस है, ठीक है, आर्टिफिशियल गैस है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड यूज़ की जाती है, ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल गैस है। अब आर्टिफिशियल गैस बनती कैसे है, तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करके। एसिटिलीन जो है, एसिटिलीन, ए से क्या लग रहा है, आर्टिफिशियल गैस है, कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करके बनाई जाती है। वैसे एसिटिलीन जो है ना, ये हज़ार्डियस होती है, तो इसको अभी मना किया गया है। कौन सा ऐसा है जो फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इथाइलिन। सीडलेस टोमेटो कैसे कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो सीडलेस टोमेटो पता है कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ सीडलेस टोमेटोज प्रोड्यूस। तो हार्मोन के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है बस, मतलब फ्लावर के ऊपर, ये फूल है, इसके ऊपर हार्मोन स्प्रे कर दिए जाते हैं। तो सीडलेस टोमेटो कैसे प्रोड्यूस होता है, फूल के ऊपर हार्मोन स्प्रे कर देना, बस फूल के ऊपर हार्मोन को स्प्रे कर देंगे। सीडलेस टोमेटो कैसे बनते हैं, फूल के ऊपर हार्मोन को स्प्रे कर दिया जाता है बस। सीडलेस फ्रूट को क्या बोलते हैं, सीडलेस फ्रूट को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। और ये सीडलेस फ्रूट कैसे बनाए जाते हैं, सिर्फ हार्मोन को स्प्रे किया जाता है बस, फूल के ऊपर हार्मोन को स्प्रे किया जाता है और बन जाते हैं, तो पार्थिनोकार्पिक सीडलेस फ्रूट। अब जो कोकोनट मिल्क है ना, कोकोनट मिल्क, उसके अंदर साइटोकिनिन होता है, कोकोनट मिल्क के अंदर साइटोकिनिन होता है, और साइटोकिनिन जो है कोकोनट मिल्क के अंदर साइटोकिनिन होता है। अगर मियोसिस के बारे में स्टडी करनी है, तो बेस्ट पार्ट क्या होता है प्लांट का, मियोसिस की स्टडी करने के लिए वो होता है एंथर। अगर मियोसिस की स्टडी करनी है तो बेस्ट पार्ट क्या होता है, एंथर होता है बेस्ट पार्ट, एंथर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है ना, कॉलोनियल प्रोपोगेशन को हेल्प करता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो कॉलोनल प्रोपोगेशन को हेल्प करता है। ये जो है वेजिटेटिव वाला, ये कोलोनल पॉपुलेशन को हेल्प करता है। कोलोनल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो कोलोनल पॉपुलेशन को हेल्प करता है, ठीक है। ये देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को ना हम लोग पूरी साल प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैन प्रैक्टिस होल ईयर। हम पूरी साल इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद रखना है पहली बात, ये क्या करता है, ये फर्स्ट चीज़ क्या है, ये कोलोनल पॉपुलेशन को प्रोपोगेट करता है, कोलोनल पॉपुलेशन को प्रोपोगेट करता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि ये वायरस, ये इसको हम लोग पूरी साल प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अब एक ऑप्शन ये था क्या इसके अंदर हम लोग वायरस को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वायरस को एलिमिनेट नहीं किया जाता, ठीक है। ये कॉलोनल पॉपुलेशन को प्रोपोगेट करता है और इसको हम लोग पूरी साल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये वायरस को एलिमिनेट करने में काम नहीं करता। देखिए एक बात याद रख, जो नर्सरी होती है ना, नर्सरी होती है, नर्सरी के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, बर्ड चिप। नर्सरी के अंदर बर्ड चिप यूज़ की जाती है। बर्ड चिप किस काम में आती है, तो ये सीड्स का ना जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करवा देती है। बर्ड चिप कहाँ यूज़ की जाती है, तो भाई बर्ड चिप यूज़ की जाती है नर्सरी के अंदर, ठीक है। बर्ड चिप कहाँ यूज़ की जाती है, बर्ड चिप यूज़ की जाती है नर्सरी के अंदर। क्या करवाती है ये सीड्स का मल्टीप्लाई करवा देती है, ठीक है। व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज़ डन, ये सब क्वेश्चन ही आंसर गलत है इसका। शुगर केन जो होता है ना, शुगर केन, वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, शुगर केन को हम लोग प्रिपेयर करते हैं टिश्यू कल्चर से, ठीक है, टिश्यू कल्चर से। जब हम लोग सेट्स की प्लांटिंग करेंगे, इतने सारे सेट्स हैं, जब हम लोग इसकी प्लांटिंग करेंगे ना, जब हम लोग इसकी प्लांटिंग कर देंगे, बहुत सारे सेट्स की हम प्लांटिंग करेंगे,
तो क्या होगा इसमें क्या होगा कि जर्मिनेशन परसेंटेज जो होगा वो मैनी बर्ड्स के साथ जल्दी होता जाएगा, मैनी बर्ड्स का जल्दी होगा। इसमें पूछ रहे हैं क्या सिंगल बर्ड जल्दी ग्रो करेगा? नहीं। अब भाई सेट्स की प्लांटिंग करवा रहे हैं तो बहुत सारे सेट के सेट ही ग्रो होंगे, सिंगल थोड़ी ना ग्रो होगा। मैंने 10 पौधे लगाए हैं तो 10 में से कोई ऐसा थोड़ा, मैंने 10 पौधे का सेट लगा दिया है, इमेजिन करना है। अब 10 पौधे के सेट के अंदर ऐसा तो है नहीं कि हाँ इनमें से एक ही पौधा सबसे जल्दी ग्रो कर जाएगा, बाकी सारे ऐसे कैसे रह जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। 10 पौधे का सेट मैंने ग्रो किया तो 10 के 10 पौधे एक साथ ग्रो करेंगे, सेम पौधा है तो एक साथ ही ग्रो करेंगे, एक आधा भले ही रह जाए बट उसमें से कम से कम 8 तो ग्रो करेंगे ही करेंगे। तो मैनी बर्ड ही ग्रो करते हैं, ठीक है, मैनी बर्ड ही जल्दी ग्रो करते हैं। सेम क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि अगर बैड वेदर होता है, ठीक है, अगर बैड वेदर है तो कह रहे हैं कि जो सिंगल खड़ा होगा ना वो तो अच्छा चल जाएगा, लेकिन जो ये जो इस तरीके से ग्रुप में होंगे ना ये लोग सारे गिर जाएंगे। ऐसा नहीं है, अगर हमने सेट लगाया है तो मैनी बर्ड्स सेट लगाया है ना तो उसमें मैनी बर्ड्स ही सर्वाइव करेंगे, ठीक है। अगर हमने सेट के अंदर प्लांट्स लगाए हैं तो उसमें सिंगल का कोई रोल नहीं है, उसमें मैनी ही तो साथ साथ, मैंने 50 भेजे हैं तो उसमें से कोई एक नहीं निकलेगा, उसमें 50 में से कम 40 निकलेंगे, 40 उग के ही आएंगे, ठीक है। तो मैनी बर्ड ही अच्छे से जर्मिनेट करेंगे पहली बात, और मैनी बर्ड के पास ही अच्छा बेटर सर्वाइवल होगा। क्लोनल सिलेक्शन किस चीज़ में यूज़ हो सकता है? क्लोनल सिलेक्शन तो ये पोटैटो में यूज़ हो सकता है। क्लोनल सिलेक्शन किस चीज़ में यूज़ हो सकता है? क्लोनल सिलेक्शन किस में यूज़ हो सकता है? तो ये पोटैटो में यूज़ हो सकता है, ठीक है। क्लोनल सिलेक्शन ये पोटैटो में यूज़ हो सकता है। एम्ब्रायो का किस में पाया जाता है? एम्ब्रायो पाया जाता है क्लोनियल सिलेक्शन। तो क्लोनियल सिलेक्शन किस चीज़ में होता है? वो होता है हमारा पोटैटो के अंदर, ठीक है। एम्ब्रायो किस में पाया जाता है? एम्ब्रायो पाया जाता है सीड्स के अंदर। भाई सीड्स के अंदर ही तो एम्ब्रायो होता है ना, ये सीड्स हैं इतने इतने, इसी में हमारा एम्ब्रायो होता है। सीड्स डाल के तो एम्ब्रायो बनता है, सीड से एम्ब्रायो है। और क्लोनियल सिलेक्शन किसका होता है? पोटैटो। हम ऐसा क्या काटें? ये पौधा है, इसका हम कौन सी चीज़ काटें जिससे वो ऐसा कैसा ग्रो हो जाए? क्या हम इसका रूट काटें? क्या हम इसका ये काट लें, झाड़ काट लें तो इससे ऐसा कैसा ग्रो होगा? नहीं, इसकी स्टेम काट। अगर तूने पेड़ की स्टेम काट के लगा दी ना वैसा का वैसा ग्रो हो जाएगा। तो क्या काटना है तेरे को? स्टेम काटना है। ये मेथड कहाँ पे यूज़ किया जाता है? शुगर केन के अंदर, ठीक है, हाथ रखना है। अगर शुगर केन के अंदर ये मेथड यूज़ किया जाता है, शुगर केन के अंदर अगर तेरे को गन्ने का पेड़ उगाना है उसकी स्टेम काट ला, अपने घर में लगा दे, गन्ने का पेड़ पूरा का पूरा उग जाएगा, बात ख़त्म। कौन कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जिनका हम लोग स्टेम काट के, अगर हम सिर्फ स्टेम काट के ले जाएं और तो वो हो सकते हैं? तो पहला है ग्रेप्स, अंगूर की वो काट ला बस लग जाएगा, ठीक है। एक है बोगनवेला, ये पता है बोगनवेला क्या चीज़ होती है? बोगनवेला जो हमारे टूमना में वो नहीं लग रही है बेल, उसको बोगनवेला कहते हैं। तो बोगनवेला भी होता है। एक है कारनेशन। ये कारनेशन क्या होता है? ये कारनेशन ऐसे फूल होते हैं, लाल फूल, पीले फूल, सफ़ेद फूल, ये फूल होते हैं एक तरीके के। तो ये होता है कारनेशन, ये भी लग जाएंगे, ठीक है। और कोकोआ भी लग जाएगा, ठीक है।